हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इंडस वैली के आखिरी जो है फेज़ को देखेंगे कि यहाँ पर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन था उसके कारण क्या थे, और जो लेटर फेज़ है उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले कॉजेज़ ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने के कारण क्या थे? कॉजेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके कॉजेज़ क्या थे? सबसे पहले तो है यहाँ पे एक फ्लड थ्योरी दी गई है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वहाँ पर जो फ्लड्स वगैरह थे उनके कारण जो है यहाँ पर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। बाढ़ आनी शुरू हो गई थी, तो बाढ़ की वजह से ये जो हमारी सभ्यता थी ये जो है डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिला कि टेक्टोनिक शिफ्ट्स जो थी वो हुई। यहाँ पर जो है टेक्टोनिक शिफ्ट्स जो हुई, टेक्टोनिक शिफ्ट्स की वजह से, टेक्टोनिक शिफ्ट्स होती हैं, आपने ज्योग्राफी में कईयों ने पढ़ा होगा। जिनके लिए नया सफ़र है, जो जर्नी अपनी नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू से शुरू कर रहे हैं, वो ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि जो टेक्टोनिक्स होती हैं ये एक प्लेट्स होती हैं, जिसमें हमारे पास 7 मेजर प्लेट्स होती हैं और बाकी माइनर प्लेट्स होती हैं, जिनकी वजह से अर्थक्वेक, एवलॉन्चेस, ऐसी चीज़ें जो नेचुरल डिज़ास्टर्स को कॉज करती हैं, वो उनके इनके डिस्प्लेसमेंट की वजह से, टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। और इसका एक जो फैक्टर है वो हम क्लाइमेट चेंज को भी मान सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी जो चीज़ें हैं वो ऊपर नीचे हो रही हैं। ठीक है, वैसे तो ये सबसे मेजर कारण होता है, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सब चीज़ें नेचर के साथ अगर तब्दीली हो रही है तो फिर वो चीज़ें इफ़ेक्ट तो करेंगी ही। वहाँ पे भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी क्या हो रहा था, नेचर के साथ जो है वो हमने चेंजेस किए। जब चेंजेस किए तो फिर उसके साथ क्या हुआ, वहाँ पे जो डिक्लाइन है वो डिक्लाइनेशन आया इंडस वैली सिविलाइजेशन में। जो चीज़ें जो थी वो चेंज होनी स्टार्ट हो गई थी। एक तो यहाँ पे टेक्टोनिक शिफ्ट्स हुए थे, और दूसरा यहाँ पर जो था, जो इंडस रिवर थी, जो इंडस रिवर थी इसने अपना जो कोर्स था, जहाँ से ये बहती थी, वो बहने की जो जगह थी वो इसने चेंज कर ली थी। इंडस रिवर ने चेंज किया था, चेंज इट्स कोर्स, इसने अपना जो रास्ता था वो बदल लिया। तो जिसकी वजह से भी यहाँ पर जो है वो चीज़ें चेंज होनी स्टार्ट हो गई। इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पर क्या हुआ था, और यहाँ पर जो है वो फ्लड्स की वजह से सॉइल की जो सलाइनिटी है, जो खारापन होता है एक मिट्टी में, वो भी यहाँ पर वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से ट्रेड में भी काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान देखने को हमें मिला। तो ये सब चीज़ें जो थी फ्लड के कारण हुई, यहाँ पर ये सब चीज़ों का चेंज होना स्टार्ट हो गया। सबसे पहला तो हमने फ्लड्स के बारे में देखा कि भी बाढ़ आने स्टार्ट हो गई, बाढ़ की वजह से खारापन आ गया, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड भी जो था, जिससे हम इकोनॉमी को हमारी ग्रो कर रहे थे, वो भी इफ़ेक्ट हुआ। सब चीज़ों ने इफ़ेक्ट किया और यहाँ पर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर और क्या हुआ, यहाँ पे फेमाइन आ गया था। और दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे कि भी यहाँ पे फेमाइन आ गया, ड्रॉट लाइक कंडीशंस आ गए थे, जिसकी वजह से भी ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन इफ़ेक्ट होनी स्टार्ट हो गई, इसका डिक्लाइनेशन स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें देखने को मिली। इसने क्या किया, इसने अफेक्ट किया एग्रीकल्चर को, ये एग्रीकल्चर को इफ़ेक्ट कर गई।
ठीक है, फेमाइन ने एग्रीकल्चर को इतना ज़्यादा नुकसान दिया कि भी जो हमारे प्रोडक्ट थे वो इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाए। वो उनकी जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल ही डाउन चली गई। तो ये सब चीज़ों ने भी हमारी इंडस वैली की जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता को बहुत ही नुकसान किया, जिसकी वजह से ये डिक्लाइन हो गई। और यहाँ पे एरिड कंडीशन थे, जो खुश्क जो कंडीशंस होती हैं वो एरिड कंडीशंस की वजह से हो गया ये सब कुछ। फेमाइन एरिड कंडीशंस की वजह से आया। तो ये सब चीज़ें भी एक यहाँ पर अपना रोल अदा कर रही थी। और अब हम बात करते हैं थर्ड हमारे पॉइंट के बारे में। थर्ड है यहाँ पे रेनफॉल। रेनफॉल, जो रेनफॉल थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो इंक्रीज कर गई थी पहले 3000 बीसी तक। पहले तो रेनफॉल ने इंक्रीज किया 3000 बीसी में। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर इसने डिक्रीज हो गई है। फिर उसके बाद रेनफॉल जो थी वो डिक्रीज हो गई। 2000 बीसी तक आते आते जो बारिशें थी वो कम होने लगी, जिसने एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव डाला, जिसने अफेक्ट किया एग्रीकल्चर को, अफेक्टेड एग्रीकल्चर। प्लस स्टॉक बियरिंग, जो हम पशुपालन कर रहे थे, हमने एग्रीकल्चर किया, हम फार्मिंग कर रहे थे, तो इन सब चीज़ों को भी ये कम रेनफॉल ने, कम बारिश ने ये सब चीज़ों को भी इफ़ेक्ट किया, क्योंकि पानी की कमी हो गई थी। हम अच्छे से हमारी जो फसलें थी उनको उगा नहीं पा रहे थे, एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर और क्या हुआ, इसके कारण जो फर्टिलिटी थी जो है ना, वो भी क्या कर गई थी यहाँ पर। उसकी वजह से भी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो भी यहाँ पर इफ़ेक्ट होना स्टार्ट हो गई। इसने क्या किया, सेलाइनिटी जो थी सॉइल की उसको इंक्रीज़ कर दिया। इसने क्या किया, यहाँ पर जो सॉइल का खारापन था, मिट्टी का जो खारापन था, सेलाइनिटी मतलब खारापन जो होता है मिट्टी का, उसको इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, इससे क्या हो गया, यहाँ पे डेजर्ट लाइक जो कंडीशंस थी वो बननी स्टार्ट हो गई। इससे क्या हो गया, इससे डेजर्ट लाइक जो कंडीशंस थी वो यहाँ पर बननी स्टार्ट हो गई। ठीक है, जिसने जो सॉइल की जो फर्टिलिटी थी, फर्टिलिटी को क्या कर दिया, यहाँ पे फर्टिलिटी को कम कर दिया। अगर सॉइल की सलाइनिटी ज़्यादा होगी तो फर्टिलिटी कम हो जाएगी, फर्टिलिटी ज़्यादा होगी तो जो सॉइल की सलाइनिटी है वो अपने मात्रा में मेंटेन रहेगी या कम रहेगी। तो ये सब चीज़ों के कारण भी यहाँ पर जो एग्रीकल्चर था वो ग्रो नहीं कर पाया। स्टॉक बेयरिंग जो थी हमारी, उसको भी हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पे इफ़ेक्ट होता हुआ देखा। जो पशुपालन हम कर रहे थे उसमें भी गिरावटें आई। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पर इसका एक कारण बनती हैं, हड़प्पा की जो सभ्यता थी उसको डिक्लाइन होने के लिए। यहाँ पर ओवर एक्सप्लॉयटेशन होना स्टार्ट हो गया था, मतलब ओवर ग्रेजिंग होनी स्टार्ट हो गई थी। अभी हम फोर्थ पॉइंट जो है हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ओवर ग्रेजिंग थी, यहाँ पर हम लोग पशुपालन करते थे और ये जो होते थे हमारे पास एनिमल्स, ये क्या खाते थे, ये जो ग्रासेस होती हैं वो खाते हैं। ठीक है, ये हर्बीवोर्स होते हैं, तो ये प्लांट्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, तो फिर ये जहाँ भी जाते थे तो फिर वो ग्रासेस हों या कुछ भी हों वो ज़्यादा खाते थे। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग हो रहा था, जो हमारे आज के सिचुएशन में भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आज भी हम इस चीज़ को बार बार ये सब कहते हैं कि यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग मत करो, ओवर ग्रेजिंग हो रही है, उसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब हो रहा है। तो ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी हो रहा था, और हम ओवर कल्टीवेशन कर रहे थे, ओवर कल्टीवेशन भी हो रहा था, ज़्यादा ही हमने कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया। हमने यहाँ पे एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज जो है वो करना स्टार्ट कर दिया। किसके लिए, फ्यूल के लिए या फार्मिंग के लिए,
या फार्मिंग के लिए हम जो हमारे पेड़ थे उनको काटना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। और इतनी ज़्यादा मात्रा में हमने हमारे जो पेड़ थे उनको हमने नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर दिया कि जो हमारी सभ्यता थी, हड़प्पा की जो सभ्यता थी, वो वहाँ पे ख़त्म होने को आ चुकी थी। तो एक चीज़ हमें यहाँ से एक सीखने को मिलती है, वो ये है, एक जेन्युइन सी बात है कि ओवर ग्रेजिंग और ओवर कल्टीवेशन तो एक रीज़न था ही, ठीक है। हमें आज हमारे जो ट्रीज़ हैं उन्हें सेव करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशंस करनी चाहिए, ताकि जो हमारी आने वाली जो जनरेशन्स होंगी उनके पास एक्सेसिव ऑफ ट्रीज़ हों। आज नहीं होंगे, 10 साल में हो जाएंगे, 10 साल में नहीं होंगे, वो 20 साल में ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे। तो फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रीज़ हैं उन्हें ग्रो करना चाहिए। और हमारी जो आज की जो हमारी सभ्यता है, जो आज का हमारा कल्चर है, जो आज की हमारी जनरेशन्स हैं, या आज का जो हमारा टाइम है, हमें हमारे ह्यूमंस की जो जनरेशन है इसे अगर बचाना है और एक्सप्लॉइट होने से बचाना है, और ख़त्म नहीं हो सकते क्योंकि ह्यूमन की पॉपुलेशन भी कभी ना कभी तो एडवांसमेंट आता ही है। तो एडवांसमेंट के लिए ठीक है, लेकिन हमारी सभ्यता को बचाने के लिए, हमारी जनरेशन के लिए एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जो कार्बन ऑक्सीजन है वो हम यहाँ पे उनके लिए बचा करके रखें, पानी को एकदम साफ़ और शुद्ध रखें। तो उसके लिए भी हमें ट्रीज़ का ज़रूरत होगा। सॉइल की जो इरोजन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो फिर आज भी हमें ट्रीज़ को बचाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांटेशन करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मैसेज यहाँ से हमें मिलता है कि एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज़ अगर एक सभ्यता को ख़त्म कर रहा था, तो ये आगे चल के हमारी सभ्यता को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमें इसके लिए भी इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, ठीक है। तो एक ये पॉइंट था, और एक है हमारे पास यहाँ पर हमारा जो ट्रेड था मेसोपोटामिया के साथ वो भी डिक्लाइन कर रहा था। हम एक जो प्रीशियस स्टोन है, प्रीशियस जो हमारे स्टोन हैं जिसे हम लाजुली लापिस लाजुली के नाम से जानते हैं, ये इसका एक ट्रेड होता था, इसका ट्रेड किया जाता था विद मेसोपोटामिया के साथ जो है इसका ट्रेड जो है वो किया जाता था। तो ये ट्रेड जो था, ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। ट्रेड में डिक्लाइन आएगा तो फिर हमारी इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। हमारा रेवेन्यू के साथ हम जो है हमारा रेवेन्यू जो होगा वो कम होता चला जाएगा, और इससे भी क्या होगा, हमारी जो सभ्यता थी वो ख़त्म होनी स्टार्ट हो चुकी थी। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे फॉरेन इन्वेजन्स की। फॉरेन इन्वेजन्स की बात करेंगे। यहाँ पर जो थे आर्यंस का इन्वेजन जो है वो स्टार्ट हो गया था। माना जाता है कि आर्यन के इन्वेजन से भी जो है वो ये जो सभ्यता थी ये ख़त्म होनी स्टार्ट हो चुकी थी। ये जो आर्यंस थे इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था, डिस्ट्रॉयड। ये सिर्फ माना जाता है, ठीक है, कि जो आर्यंस का इन्वेजन जब हुआ इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन को। ये कहाँ से आए थे? ये जो आर्यंस थे ये नॉर्थ वेस्ट से आए थे। ये कहाँ से आए थे? ये नॉर्थ वेस्ट से आए थे अराउंड 1500 BC। इसके लगभग ये जो है ये आर्यंस जो थे वो नॉर्थ वेस्ट से इंडिया में एंटर किए थे। तो ये आज ये जो थ्योरी है, आर्यन इन्वेजन की जो थ्योरी है, ये इतनी ज़्यादा मतलब मानी नहीं जाती कि भी हो सकता है कि इनके आने की वजह से भी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो हो सकता है कि भी वो इनके कारण से वो डिक्लाइन की हो। इनका एक कारण माना जा सकता है कि इन्हीं की वजह से हुआ, ये नहीं कह सकते। इनका आना भी एक कारण है जिसकी वजह से वो डिक्लाइन किया।
हम पर्टिकुलरली आर्यंस को ब्लेम करें, ये अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है। तो हम एक इस चीज़ के लिए हम एक एविडेंस को सपोर्ट कर सकते हैं कि जो इंदिरा का मेंशन है वो हमें मिलता है एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट। इसका भी एक हमें मेंशन मिल सकता है जो हमें राम प्रसाद चंद्र ने ये एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने हमें ये चीज़ के बारे में बताया कि भी हो सकता है कि इनका एक एविडेंस है कि भी मेंशन इनका मिलता है इंदिरा का, कि वो कंसीडर किया जाता है कि भी वो डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स थे, उन्होंने किलों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ पे हमें एक मेंशन मिलता है हरियू प्रिया का, जिससे सिग्निफिकेंस मिलता है कि ये हड़प्पन को कहा गया है। ये जो हड़प्पा थे उनको हरियू प्रिया कहा गया है ऋग्वेदास में। तो यहाँ पे ऋग्वेदा में भी हरियू प्रिया के बारे में मेंशन मिलता है, जिसकी वजह से हम ये मान सकते हैं कि भी ये हड़प्पन्स के बारे में ही यहाँ पे बात हो रही थी। यहाँ पर एक हमें साइंस मिले इनसिक्योरिटी एंड वायलेंस के। यहाँ पर हमें जो है वो कुछ साइंस मिले थे, साइंस हमें मिले एक इनसिक्योरिटी एंड वायलेंस के कहाँ पे? इन द लास्ट फेज ऑफ मोहेंजोदड़ो। जो मोहेंजोदड़ो है वहाँ के जो लास्ट फेस है वहाँ पर हमें ये इनसिक्योरिटी और वायलेंस के कुछ साइंस मिले थे। यहाँ पर हमें एक नए नए टाइप के जो एक्सेस थे या डैगर्स थे, नाइफ्स थे, वो भी हमें यहाँ से मिले थे। और हमें यहाँ पे मिला था, हमें नए नए तरह के जो वेपन्स थे वो मिले थे, न्यू टाइप्स ऑफ एक्सेस मिले, डैगर्स मिले, नाइफ्स मिले। मोहेंजोदड़ो के जो आखिरी जो फेज़ था, लेट फेज़ ऑफ मोहेंजोदड़ो में हमें ये सब चीज़ें दिखाई दी थी। तो ये सब चीज़ों से हमें एक आइडिया मिल सकता है कि भी हो सकता है कि आर्यन के इन्वेजन से इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन की गई हो। ये एक कारण हो सकता है, पूरे का पूरा हम ब्लेम गेम इनके ऊपर नहीं खेल सकते, आर्यन के ऊपर हम ज़्यादा जो है वो ब्लेम्स नहीं लगा सकते। तो ये था हमारा डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये डिक्लाइन के कुछ कारण थे, हमने वो देखे। अब हम देखेंगे कि भी जो लेट हड़प्पन फेज था वहाँ पे हमें कौन कौन से फीचर्स दिखाई दे रहे थे। अभी हम लेट हड़प्पन को देखेंगे। लेट हड़प्पन फेज 1900 से 1300 BCE तक। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन है हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो अर्ली फेज देखा, फिर हमने मैच्योर फेज देखा, अब हम लेट हड़प्पन फेज को देखेंगे और इसके फीचर्स क्या क्या थे अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैच्योर फेज के बाद जो है वो लेट फेज आता है, ठीक है, जिसमें हमने देखा यहाँ पर डिक्लाइन ऑफ अर्बन लाइफ स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पर जो है डिक्लाइन ऑफ अर्बन लाइफ, जो शहरीकरण जो था, शहरी जीवन जो था वो यहाँ पर डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर जो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, एग्रीकल्चर में भी डाइवर्सिफिकेशन आ गया था। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन आ गया। यहाँ पर हमें एलिमेंट्स मिलते हैं जैसे अर्बनिज्म के, जैसे सील्स, स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्स, सिटीज़, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, ये डिक्लाइन हो चुका था। यहाँ पर हमें कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं अर्बनिज्म के, एलिमेंट्स मिलते हैं ऑफ अर्बनिज्म।
अर्बनिज्म लाइक, जैसे कि हमने पढ़ा था सील्स के बारे में, सील्स के बारे में पढ़ा था, स्पेशलाइज्ड जो क्राफ्ट था उसके बारे में पढ़ा था, जैसे कि वीविंग, स्पिनिंग, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्स के बारे में हमने देखा, ठीक है। यहाँ पर हमने सिटीज़ देखी, अर्बनाइजेशन हो रहा था, सिटीज़ दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही थी, सिटाडेल एंड लोअर पार्ट। और यहाँ पर हमने क्या देखा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, हमने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को देखा, जैसे कि हम मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड कर रहे थे, इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे थे, गल्फ कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर रहे थे, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर देखी थी। तो यहाँ से ये जो चीज़ें थी ये क्या हो रही थी, ये डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दी थी। ये सब चीज़ों ने डिक्लाइन किया, बट ये डिसअपियर नहीं हो पाई, ये डिसअपियर नहीं हो पाई, ये सिर्फ डिक्लाइन हो गई थी। इनका जो है डिक्लाइनेशन आ चुका था, ये बिल्कुल भी लुप्त नहीं हुई थी, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि हमें देखने को ही नहीं मिल रहा कुछ, ये सब चीज़ें नहीं हुई थी, बस वो जैसे पहले ज़्यादा होता था अब वो कम होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो इसके बाद हमने और यहाँ पर क्या देखा था, एक की डेवलपमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर बिगनिंग ऑफ डबल क्रॉपिंग यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। तो एक जो है यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि भी यहाँ पर बिगनिंग हो चुकी थी, स्टार्ट हो चुका था बिगनिंग ऑफ डबल क्रॉपिंग। डबल क्रॉपिंग जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी थी, जैसे कि वीट एंड बार्ले जो हैं ये कब ग्रो किए जाते थे, ये विंटर क्रॉप्स थी, तो ये सर्दियों में ग्रो किए जाते थे, विंटर क्रॉप्स थी। और राइस, मिलेट्स और सोरगम, ये जो थी हमारे पास ये समर क्रॉप है। आपने अभी भी देखा होगा कि भी समर्स में अब जो है यहाँ अब हम कल्टीवेशन किसकी स्टार्ट करेंगे, राइस की कल्टीवेशन स्टार्ट हो जाएगी। राइस को हम पहले सो करेंगे, उसके बाद इसकी जो है वो इसकी देखभाल की जाएगी, फिर इसको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स दिए जाएंगे, फिर कुछ टाइम बाद ये जब पक जाएगी इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद किसे ग्रो किया जाएगा, उसे वीट को ग्रो किया जाएगा। फिर वीट को भी हम जो है वो गर्मियों में नेक्स्ट ईयर की हार्वेस्टिंग के लिए इसे ग्रो किया जाएगा। तो वीट जो होती है वो विंटर क्रॉप है, राइस जो है वो समर क्रॉप है के रूप में यहाँ पर ग्रो की जाने लगी। और हमारे पास कौन कौन से फीचर्स आ गए थे यहाँ पे, ये तो हमने एक फीचर को डिस्कस किया जो लेटर फेज में हमें दिखाई दिया, और यहाँ पर कौन सा जो है वो फीचर हमें दिखाई दिए थे, यहाँ पर कल्चर में डिक्लाइन आना स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर डिक्लाइनिंग कल्चर जो था इस फेज में, इन दिस फेज जो कल्चर यहाँ पे डिक्लाइन कर रहा था इस फेज में, उसे क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता है सब इंडस कल्चर कहा जाता है, सब इंडस कल्चर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर रूरल जो सेटलमेंट थी, रूरल सेटलमेंट यहाँ पर आनी स्टार्ट हो गई थी, यहाँ पर रूरल सेटलमेंट्स थी क्योंकि अर्बन लाइफ तो डिक्लाइन कर गई थी, ठीक है। यहाँ पे रूरल सेटलमेंट जो थी वो हमें देखने को मिली थी, और उसे क्या कहा जाता है, ये प्राइमरीली ये चाल्कोलिथिक था इन नेचर, चाल्कोलिथिक इन नेचर था, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे इन दिस पीरियड हमें देखने को मिला जो पेंटेड हड़प्पन पोट्री थी। इन दिस पीरियड और इन दिस फेज हमें क्या देखने को मिला, जो पेंटेड हड़प्पन पोट्री जो थी, हड़प्पन जो पोट्री थी वो यहाँ पर
हड़प्पन पोट्री जो थी उसे रिप्लेस कर दिया गया था, इसे रिप्लेस कर दिया गया था किसके साथ, यहाँ पे एक लेस इंट्रिकेट डिज़ाइंस के साथ, या हम कह सकते हैं पेंटेड ग्रे वेयर के साथ रिप्लेस कर दिया गया था। जो पेंटेड ग्रे वेयर्स हैं इनमें लेस इंट्रिकेट डिज़ाइंस थे, यहाँ पर इतने ज़्यादा अच्छे डिज़ाइंस नहीं थे जो हड़प्पा की पोट्री में हमें दिखाई दिए थे। वहाँ पर तो अलग अलग डिज़ाइंस थे, जैसे एनिमल्स के, बर्ड्स के, फ्लावर्स के, लीव्स के, ह्यूमन फिगराइंस के, या फिर कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप के डिज़ाइन, सर्कल बना हुआ है, रोम्बस बना हुआ है, कुछ भी, ये जो अलग अलग डिज़ाइंस थे, अलग अलग पैटर्न्स थे, वो दिखाई दिए थे। यहाँ पे इतना ज़्यादा इलेबोरेट नहीं था, इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जो था उससे कम था। इतना अच्छा भी नहीं था और इतना बुरा भी नहीं था, उसके बीच में से था। मतलब कि ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा, लेस इंट्रिकेट सा था। ठीक है, हड़प्पा से तो कम ही अच्छा था। और यहाँ पे जो पोट्री थी वो कम जो थी वो इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं थी। जैसे हड़प्पा की पोट्री बहुत ज़्यादा ब्राइट थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, अच्छी क्वालिटी में थी, इतनी यहाँ पर नहीं थी। लेट फेज़ में इतनी अच्छी पोट्री आपको नहीं मिलेगी। और हमें यहाँ पर देखने को मिला नो ऑब्जेक्ट फॉर मेजरिंग लेंथ इज़ नोटिस्ड। देखो हमने जो है लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो यहाँ पर मैच्योर फेज़ में हमें देखने को मिला कि हम लोग लेंथ को मेजर कर पा रहे थे, हम लोग वेट्स को मेजर कर पा रहे थे, हमें पता था भी चीज़ों को कैसे नापा जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया, यहाँ पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। नो ऑब्जेक्ट फॉर measuring length is noticed। यहाँ पर ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं दिया था। इस पीरियड ने हमें दिखाया कि यहाँ पर हड़प्पन की जो ट्रेड था वेस्ट एशियन सेंटर के साथ, वो डिक्लाइन करने लगा था। यहाँ पर हमें देखने को मिला कि जो हड़प्पा जो सभ्यता थी, जब मेच्योर हड़प्पा का फेज़ था, उसमें हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कर रहे थे। वो जो ट्रेड था वो यहाँ पे डिक्लाइन करता हुआ दिखाई दिया था। दिस पीरियड मार्क्स द एंड ऑफ हड़प्पन ट्रेड विद वेस्ट एशियन कंट्रीज़। इन कंट्रीज़ के साथ जो हमारा ट्रेड था वो भी कम होता दिखाई दे रहा था। जैसे कि हम यहाँ पे लापिस लजूली के बारे में मैंने बात की थी। जो लापिस लजूली था वो हम मेसोपोटामिया के साथ जो है ट्रेड करते थे, वो भी क्या हो गया था, यहाँ पे डिक्लाइन कर गया था। तो ये था एक और पॉइंट जो यहाँ पर लेट फेज़ में हमें दिखाई दिया। और यहाँ के इम्पॉर्टेंट प्लेसेस कौन कौन सी हैं, लेटर फेज़ के जो साइट्स हैं, अब हम उनके बारे में देखेंगे। हमने यहाँ की इम्पॉर्टेंट जो हैं प्लेसेस जो हैं वो हमें नोट करनी है कि वो कौन कौन सी हैं। यहाँ पर है एक तो स्वात वैली, एक है हमारे पास संगोल, ये पंजाब में है। एक है हमारे पास दौलतपुर, ये जो है ये है हमारे पास हरियाणा में। एक है हमारे पास आलमगीरपुर हुल्लास, ये है हमारे पास उत्तर प्रदेश में। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस थी लेट हड़प्पा फेज़ के बारे में। तो अब हमारा जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसे साथ रिवाइज करते रहिए, PYQs को एक बार देखते रहिए,
पी वाई क्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि भी पी वाई क्यूज़ को देखते रहिए, चाहे वो प्री के हों चाहे वो मेंस के हों। बाकी हम प्री के जो पी वाई क्यूज़ होंगे वो मैं आपको सेपरेटली किसी वीडियो में आपके लिए बना करके लेकर आऊँगी, ठीक है। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि भी कौन सा आंसर इसमें से, जो आंसर तो सही हम डिस्कस करेंगे ही, बाकी डिस्कस करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी थी, इसे हम कैसे हम इसे मार्क कर सकते थे, वो सब चीज़ें भी मैं आपको इस वीडियोस में बताती रहूँगी। हम इसके लिए एक स्पेशल जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सिर्फ पी वाई क्यूज़ को डिस्कस करेंगे। और मेंस के भी जो पी वाई क्यूज़ हैं वो आप देखते रहिए। 2013 से आप लोग देखना स्टार्ट कर दीजिए। इनका जो क्वेश्चन पेपर्स हैं हमारे पास वो 2013 से लेकर के 2024 तक देखते रहिए। आपको पैटर्न का पता चलेगा, क्लैरिटी मिलेगी कि हमें क्या लिखना चाहिए, कहाँ से वो क्वेश्चंस पूछ रहा है, वो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं जहाँ से पूछ रहा है। और जो ऑप्शनल के स्टूडेंट्स हैं वो भी प्लीज़ अपने ऑप्शनल हिस्ट्री के लिए स्पेशल मैं बता रही हूँ, जो ऑप्शनल हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं वो चीज़ों को थोड़ा सा डिटेलिंग में पढ़ें। वो डिटेलिंग में इसीलिए पढ़ें क्योंकि उनका ऑप्शनल भी है, उन्हें ऑप्शनल उस अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना पड़ेगा। इतना पढ़ के नहीं आप लोगों का काम चल सकता, ज़्यादा आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो आप डेप्थ के लिए भी स्टार्ट कीजिए, अभी से अपना डेप्थ स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा सा बेसिक से अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये बेसिक लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद आप जब अपना थोड़ा सा लेवल एडवांस करेंगे आपको चीज़ें आसान लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आराम से कीजिए और फोकस रहकर कीजिए और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए किसी भी चीज़ का। और देखते रहिए मेरे साथ, ये वीडियो में बने रहिए। हम और भी जो पार्ट्स हैं यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमारा सिर्फ अभी इंडस वैली ही कंप्लीट हुआ है, अभी हम इसके बाद ऋग्वेदा पर चलेंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, स्टे फोकस्ड और keep practicing your PYQs for mains and pre, and share my videos and subscribe to my channel. Thank you so much.